हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है केसीआर, ममता, केजरीवाल, पवार, विपक्षी एकता में दरार ही दरार। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनावों की आहट आने लगी है और राजनीतिक अमलों में इसकी सरगर्मियां भी छाई हैं। राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को आम चुनावों के लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस इलेक्शन 2024 के लिए विपक्षी एकता का प्लान बना रही है, लेकिन बार बार इसमें पड़ रही दरार शीर्ष नेतृत्व के लिए चिंता का विषय है। 2024 के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू भी कर दी है। विपक्ष की एकता को लेकर वो सभी विपक्षी नेताओं को एक छाते के नीचे लाने की योजना पर काम कर रही है, लेकिन कई मोर्चों पर इस छत के नीचे खींचतान दिख जाती है। विपक्षी एकता वाली गुटबंदी के बीच जहां ये सवाल खड़ा है कि इसका अगुवा कौन होगा, वहीं सामने बड़ी चुनौती इस एकता को बनाए रखना भी है। 2024 लोकसभा चुनाव को सिर्फ एक साल बचा है और ऐसे समय विपक्षी एकता की दीवार में दरार बड़े राजनीतिक नुकसान की वजह बन सकती है। ये दरार कभी एनसीपी चीफ शरद पवार के तौर पर दिखती है, कभी केसीआर के नाम पर, और कभी कभी दिल्ली सीएम केजरीवाल भी इस भूमिका में नजर आते हैं। फ्रेंड्स, एकता की इस दरार के पीछे की वजह क्या हो सकती है? जानकार कहते हैं कि इसके पीछे वजह सिर्फ एक है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा। एनसीपी चीफ शरद पवार के मामले में तो ये साफ नज़र आता है। बीते दिनों उन्होंने खुद को हर उस लीग से किनारे कर लिया जिस पर चलकर कांग्रेस विपक्षी एकता को मजबूत करने के सपने देख रही थी और बीजेपी पर भारी पड़ने के मंसूबे पाले थी। पीएम मोदी की डिग्री मामले से शरद पवार ने खुद को अलग किया। अडानी मामले में जांच समिति बनाए जाने को लेकर उनका रुख अलग था। उन्होंने कांग्रेस को सावरकर मामले में भी गोली दे दी और महाविकास अघाड़ी को लेकर उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले चुनाव में साथ रहेंगे या नहीं, इसके बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, शरद पवार के रुख को लेकर आज तक के पत्रकार कहते हैं कि पार्टी में ही नहीं, राजनीति में भी शरद पवार का वर्चस्व बना हुआ है। शरद पवार की महत्वाकांक्षा रही है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा चेहरा बने और लीडर की भूमिका में सामने आएँ, लेकिन कांग्रेस के रहते यह मंशा पूरी नहीं हो सकती। यही स्थिति 1999 में भी थी। अब इधर कांग्रेस, या ऐसा कह लें कि गांधी परिवार से कोई सदस्य पीएम बनने की संभावनाओं के साथ आगे बढ़ता है, तो सवाल उठता है कि क्या शरद पवार उसे लीडर मानेंगे। ये बात अगर राहुल गांधी को केंद्र में रखकर की जाए तो शरद पवार उनसे कहीं ज़्यादा सीनियर लीडर है, इसलिए राहुल गांधी पर शरद पवार स्वीकृति देंगे, ऐसा गारंटी से नहीं कहा जा सकता। ऐसी कुछ बातें केसीआर को लेकर भी सामने आती हैं। विपक्षी एकता और थर्ड फ्रंट बनाने को लेकर जब कई तरह के दावे होते हैं तो इसमें केसीआर का नाम भी आता है, लेकिन कई मौक़ों पर केसीआर अलग ही राह पर चलते दिखते हैं। दूसरी ओर केसीआर लगातार कांग्रेस के सामने प्रमुख टक्कर देने वालों के तौर पर उभर रहे हैं। तेलंगाना में इस साल चुनाव होने हैं, जहां कांग्रेस से केसीआर की पार्टी का सीधा मुकाबला है। वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी थी, तब केसीआर को 47.4% वोट मिले थे, 88 सीटें मिली थीं, जब कांग्रेस 28.7 वोट के साथ 19 सीटों पर काबिज हुई थी। ऐसे में कांग्रेस केसीआर को भी मुख्य विपक्षी के तौर पर देखती है। केसीआर ने हाल ही में महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के विस्तार का ऐलान किया है। अगर केसीआर अपनी कोशिशों में सफल होते हैं तो कांग्रेस को राज्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, दूसरी ओर केसीआर ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को लेकर भी तंज कसा है। तेलंगाना सीएम केसीआर ने कहा कि हाल ही में आपने कर्नाटक चुनाव देखा है, बीजेपी सरकार हार गई और कांग्रेस जीत गई। कोई जीत गया, कोई हार गया, लेकिन क्या बदलेगा? क्या कोई बदलाव होगा? केसीआर का ये तंज ऐसे समय में सामने आया है जब लोकसभा चुनाव को महज एक साल बचा है और विपक्षी राजनीतिक दल बीजेपी के खिलाफ एक साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुटे हैं। इन सभी का एक लक्ष्य बीजेपी को हराना है। ऐसी बात केसीआर अपने हाल ही में किए गए राजनीतिक दौरों में कह चुके हैं। बीते दिनों बिहार सीएम नीतीश कुमार ने भी बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होने की बात कही थी। वहीं राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस विपक्षी एकता से जुड़े इस अभियान में और तेज़ी से जुट गई है। दोस्तों, विपक्षी एकता की बात होती है, पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल का जिक्र किए बिना ये पूरी नहीं हो सकती। सीएम ममता बनर्जी का रुख भी विपक्षी एकता को लेकर बहुत क्लियर नहीं है। शुक्रवार को उन्होंने कर्नाटक में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में अपनी सांसद प्रतिनिधि को भेजने का फैसला किया है, जब वो इस कार्यक्रम में आमंत्रित थीं। उन्होंने कर्नाटक के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाते हुए अपनी प्रतिनिधि को कार्यक्रम में भेजने का फैसला किया है। इसकी जानकारी देते हुए सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा
कि टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कर्नाटक के मनोनीत मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। बीते दिनों सीएम ममता ने कहा था कि जहां भी कांग्रेस मजबूत है उन्हें लड़ने दीजिए, हम उन्हें समर्थन देंगे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उन्हें अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन करना होगा। ममता बनर्जी ने 2024 के चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करने पर कहा था कि वो क्षेत्रों में कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हुए पश्चिम बंगाल में मेरा समर्थन करें। इसके अलावा कई मौक़ों पर टीएमसी और कांग्रेस में दोराहे वाली स्थिति नज़र आती रही है। दोस्तों, सीएम अरविंद केजरीवाल की स्थिति भी विपक्षी एकता को लेकर स्पष्ट नहीं कही जा सकती। ये भी तय नहीं है कि वो कांग्रेस का किस हद तक साथ देंगे। आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस विरोध के साथ हुआ है। इसके अलावा दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की राजनीतिक रार किसी से छिपी नहीं है। एक तरफ जिस शराब घोटाले की जांच की आंच सीएम केजरीवाल तक पहुंची थी, वह मामला कांग्रेस का उठाया हुआ था। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था। दोस्तों, जब सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उन्हें कॉल किया था, लेकिन अभी ताज़ा उदाहरण देखें तो सीएम केजरीवाल उस लिस्ट में शामिल हैं जिन्हें सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया है। इसे लेकर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है, कोई बुलाता है कोई नहीं। इसलिए विपक्षी एकता वाली दीवार में केजरीवाल मजबूत ईंट बनेंगे या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।